Okay, good afternoon, everyone, and we will start. Yes, lecture just started. Yes, so we will start electrolysis today. And one important thing, I have an old copy of electrochemistry module. Hmm. So I can share it, and if you want, then it is better to solve from that. All of you should solve the questions from that old copy of electrochemistry module. So in case if it is difficult to, let's say, seeing and getting that from the app, then I will share that. Okay. Now let's move on to electrolysis. Rohan is asking ki should we purchase a book or booklet काफी. वैसे तो we will say that booklet is sufficient. But the thing is कि आप लोग पूरा booklet solve कर लो, then it is good. And if you want, you can think of one reference book, anyone. So there are lots of option in market. You are having let's say Arihan, GRV, all those publication, Balaji. So in chemistry, Balaji publication is good. So any of this would be sufficient. Okay, anyway, so we'll start. Next is hydrolysis, electrolysis. So electrolysis of water. In this part, we will be doing, we will be supplying electricity, and therefore that chemical reaction will happen. So we will see over here, that is electrolysis of water. So electrolysis of water is reverse reaction, reverse reaction which we have written in fuel cell, hydrogen fuel cell. जैसे उसका उल्टा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न होके H2O बना रहे थे, यहाँ उल्टा होगा, H2O से H2NO2 बनेगा. ठीक है. सो अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट, प्योर वाटर इज, है ना, इज नॉट हैविंग सो मेनी आयंस. So that's why we have to add some either acid or base for electrolysis of water. ठीक है. तो pure water is not conducting much. Hence, to speed up electrolysis, we use slightly acidic or basic solution over here. ठीक है. So pure water is not conducting much, क्योंकि हमें आयनिक इक्विलिब्रियम से पता है कि वाटर का डिसोसिएशन बहुत कम होता है. ठीक है. H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है. ठीक है. तो इसीलिए वी आर एडिंग सम आइदर एसिड और बेस. क्या होगा ऑक्सीडेशन पे, आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन पे हम एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा. तो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड H2O. अच्छा बताओ भाई, मतलब ये +1 है, ये -2 है, इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो हाइड्रोजन तो +1 से और आगे जा नहीं सकता है, तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज. तो O जो है -2 से
is going into O2. ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। For this reaction you will write that is 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा for this reaction, है ना, this reaction this is क्या हो रहा है यहाँ पे, H2O is undergoing O2. This is, अगर मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो दिस इज गोइंग टू बी E, let's say E naught oxidation potential, which is going to be right, this is, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है H2O से O2। तो अगर मुझे इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है तो क्या मुझे लिखना पड़ेगा, रिडक्शन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। कौन सी वाली, ऑक्सीजन इज गोइंग इनटू H2O, तो यहाँ पे आएगा, means what I am trying to say again, if I want to write इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। बट कौन सी वाली रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसका रिडक्शन देखेंगे, ऑक्सीजन का ही रिडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी E naught, right, O2 to H2O, which is negative of E naught H2O to O2। ये है रिडक्शन पोटेंशियल एंड ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एनीवे हमें इसकी वैल्यू पता है ऑलरेडी, दिस वैल्यू इज -1.23 वोल्ट, ठीक है। जब भी कभी O2 H2O में जाता है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज -1.23 वोल्ट। ये मैंने क्यों लिखा, ठीक है। तो भाई वाटर से रिलेटेड चीजें में अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जैसे अगर वाटर, राइट, H प्लस जो है वो रिड्यूस होके यहाँ पे H2O जो है रिड्यूस होके H2 बना जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल अलग है। O2 अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल अलग है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कैथोड पे, तो एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, वाटर ही, है ना, रिड्यूस होगा, वाटर ही ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर ही रिड्यूस हुआ, वाटर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बना, O2। तो यहाँ पे क्या होगा, अब रिडक्शन चलेगा तो रिडक्शन में H2O, this is from +1 is going into H2, ठीक है, over here is going to be H2। तो इसको आप ऐसे लिखो, है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, this is H plus is going into over here 2H plus is going into H2 and this is 2 electron। या तो 2H plus यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। चलो एक और तरीका है इसको लिखने का, आपको वाटर से रिलेवेंट भी लगेगा, दैट इज H3O plus, इसको ऐसे लिख सकते हैं H3O plus 2H3O plus from 2 electron। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्रॉम +1 is going into H2 and that is 2H2। तो आपको यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने हैं, सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, लेट्स से 4H3O plus 4 electron is going to form 2H2 plus 4H2, ठीक है। चाहे आप इसको H प्लस करके लिख लो या H3O प्लस, H प्लस लिखते तो शायद आपको लगता नहीं कि वाटर से कैसे आ रहा है, इसलिए हमने H3O प्लस के टर्म्स में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कौन रिड्यूस हो रहा है, वाटर, ठीक है। कहां से रिड्यूस हो रहा है, +1 से H2 में, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, -0.83 वोल्ट। ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ना, ये हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज दी है। मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज का मतलब ये है कि कोई भी आयन है उसकी कंसंट्रेशन हम 1
1 मोलर लेंगे और ऑक्सीजन प्रेशर होगा तो 180 होगा। प्योर वाटर में तो भाई H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 1 हो नहीं सकती है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। आपको इसी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट TH इक्वल्स टू 7, और सेम काम आपको यहाँ करना पड़ेगा एट PH इक्वल्स टू 7। तो ये थोड़ी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। एनीवे दिस इज आई एम राइटिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो E नॉट लिखा है, E नॉट की वैल्यू 1.23 एंड माइनस 0.83 वोल्ट है। और अगर हमें वाटर के लिए निकालना होगा तो वाटर के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू से काम नहीं चलेगा। क्यों? H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 1 नहीं रहेगी, वहां पे pH इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट कि यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सेम वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर। एनीवे we have just started, okay, this is what we have started। ठीक है, this is electrolyte, तो ये पहले लिख लो। This is reduction potential, this is oxidation potential, we have related। if you don't want to write, just don't write this one। So we have written these reaction in acidic medium। Anyway, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम में देखा है। अगर बेसिक मीडियम में लिखते तो OH माइनस आने लगता है ना H प्लस की जगह, बट बस इतना ही डिफरेंस रहता। यस, बोलो बेटा अनीश। मुझे नहीं आ रहा है सुनाई बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर मुझे ये नहीं समझा कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वापस क्यों निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें वापस इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि वाटर का pH 7 होता है। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जब सारे कंसंट्रेशन ऑफ आयन और प्रेशर ऑफ गैसेस सब क्या हो, जिनकी एक्टिविटी 1 हो, तब निकालते हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट निकालना होगा तो फिर वाटर के लिए निकालना पड़ेगा, तो वहां पे pH 7 होगा या फिर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगी, क्लोज टू 10⁻⁻7। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो फिर सर ये जो हम लोग ने लिखा है -1.23 वो किसका है। ये इसी का है, लेकिन कंडीशन क्या है वहां पे, कंसेंट भाई हमने नेस्ट इक्वेशन पढ़ाई है ना। हाँ, क्या होती है नेस्ट इक्वेशन? मतलब E cell is equal to E naught और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए minus 0.059 pH। नहीं, हाइड्रोजन का नहीं, इन जनरल रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू SRP माइनस 0.059 बाई N क्यू। तो ये SRP दे रखा है, RP नहीं दे रखा है, मतलब ये यहाँ पे SRP लिख लो, नॉट दे रखा है ना मैंने, इसको S लिख लो, यहाँ पे S और लिख लो, SRP, ये क्या है SOP। अच्छा, तो ये SRP वैल्यू देगी, यू विल कैलकुलेट RP वैल्यू। ओके सर, ठीक है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट, कोई पूछे बताओ कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा
तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो मैं इसको बात बताता हूँ। Mr. Raude sir, exactly what is electrolysis? Electrolysis is कि जब कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो, केमिकल रिएक्शन, तो उसको अगर कराना हो, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को आपको कराना हो, तो आप कैसे कराओगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन? तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल इफेक्ट लगाओगे मतलब। तो एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी है। You are providing the electricity and reaction is happening, but that is non-spontaneous. Spontaneous reaction गैल्वेनिक सेल में होती है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस है? इनका जो ई सेल बनेगा वो पूरा होगा नेगेटिव। व्हाट इज रिटन इन द बॉटम राइट कॉर्नर? ई नॉट, और ये +1 लिखा हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी इसलिए लिख दिया था। If you don't want, don't write H2O2 H2। ठीक है, चले आगे। राइट, तो लेट्स से अगर मान लो मुझे यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ठीक है, सो ओवरऑल रिएक्शन इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू दीज टू रिएक्शन। इसको आप और इसको ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये एक तरह से H+ ही है, ठीक है। तो दिस 4H+ एंड दिस 4H+ विल कैंसिल आउट, ठीक है, एंड दिस 4 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 4 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू कैंसिल आउट। तो मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, कैंसिल कैंसिल, एंड यहाँ पे 2H2O है और यहाँ पे हमें राइट ये जो 4H2O है ये इसके हिसाब से तो ये भी कैंसिल ही है, ठीक है। हमने यहाँ पे 4H3O+ लिखा है तो इसलिए 4H2O लिखा है। अगर H+ लिखा होता तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा गया 2H2O will be giving 2H2 plus O2. So overall reaction will be 2H2O will be giving 2H2 plus O2. So you can see this is a reverse reaction of, है ना, फ्यूल सेल। वहां पे भी हमने ये देखा था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने होंगे? n यहाँ पे कितना आया? 4, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ये जस्ट रिवर्स रिएक्शन है, बस इतना याद रखना है इस पे, ठीक है। तो एक तो ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे। एंड अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिविजुअली निकालना हो तो हम इनके निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका निकालना हो जैसे, तो हम इसका क्यू लिखेंगे। इसका ये मत लिखना, बस मैं समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बात स्टार्ट की है इसलिए। तो क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट है और हमें रिडक्शन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, सॉरी। तो पहले हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, EO2 to H2O, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे E0O2 to H2O and then we will write minus 0.059 by N log Q। अगर हमें निकालना हो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो, ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके लिए हमें रिडक्शन वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम लिख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिएक्शन क्या होगी? उल्टी, O2 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। ये तो लिक्विड है तो इसकी एक्टिविटी हो गई 1 और Q की N की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, तो Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन, है ना, प्रेशर ऑफ O2 H+ होल 4। ये ऐसा ही हमने देखा है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। अब मान लो प्रेशर ऑफ O2 को आपने लिख लिया 1 atm मान लो, तो ये Q की वैल्यू आप इधर डाल दो, तो ये क्या होगा? मैं इधर इसके ऊपर लिख रहा हूँ EO2, आपको लिखना नहीं है बस समझते रहो, ठीक है। E0
O2 to H2O minus 0.059 by 4 log 1 upon H plus की पावर 4। तो ये 4 बाहर आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। एंड ये log 1 upon H plus क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस विच इज गोइंग टू बी pH। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका E नॉट O2 से H2O माइनस 0.059 pH। तो आप अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पोटेंशियल निकाल लोगे। और यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह से इसमें ये H प्लस नीचे की तरफ आएगा, रिडक्शन वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन H प्लस आएगा, राइट, इसमें भी आएगा सेम इसी तरह से माइनस 0.059 pH, ठीक है। एनीवे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों के pH के कारण चेंज होंगे, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। बट द सेम वैल्यू आएगी। अगर हम समेशन लेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो pH का टर्म आएगा वो ये वाले pH के टर्म को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो E सेल की वैल्यू आ रही है वो E नॉट सेल की वैल्यू के बराबर आ रही है। ये आप, ये होमवर्क है, खुद से करके देखना, एक मैंने आपको बता दिया है, जस्ट ट्राई, ठीक है। और वो हम क्यों देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो मैंने बोला था कि हमें कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, है ना, तो वो हमें अलग अलग मिल गया। और ई सेल कितना चाहिए वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो हमें इसी इक्वेशन से मिल जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन से। सो दैट इज गोइंग टू बी ई सेल अगर हमें चाहिए। तो अगर मान लो इस वाली रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू देखते हैं, राइट, तो क्यू क्या होगा, ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डॉट प्रेशर ऑफ H2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई H2O होल स्क्वायर, और ये वैल्यू तो 1 है। और प्रेशर ऑफ O2 और प्रेशर ऑफ H2 अगर हमने 1 माने हैं तो Q की वैल्यू क्या होगी, 1, N की वैल्यू क्या है, 4। तो E सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 4 log Q। तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू 1 आ गई बोली, तो log 1 की वैल्यू 0। तो E सेल इक्वल्स टू यहाँ पे E नॉट सेल, और E नॉट सेल क्या है, विच इज E नॉट कैथोड माइनस E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। E नॉट कैथोड की वैल्यू क्या है, माइनस 0.83 वोल्ट, इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी नहीं, हाँ, रिडक्शन वैल्यू लिखनी थी हमें, सॉरी, रिडक्शन वैल्यू माइनस नहीं है, वहां पे मैंने वो गलत लिखी है, 1.23 है वोल्ट, ठीक है, वहां माइनस नहीं है, जो हमने लिखा था ना, राइट, वो 1.23 है, उसको माइनस हटा देना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1.23 वोल्ट। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.06 वोल्ट। ई सेल इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2.06 वोल्ट, ठीक है। ये करेक्शन है, जो हमने वहां पे लिखा था रिडक्शन पोटेंशियल वो 1.23 वोल्ट है, नॉट माइनस 1.23 वोल्ट। तो माइनस 0.83 वोल्ट माइनस 1.23 वोल्ट, तो ये आ गया माइनस 2.06 वोल्ट। ये मिल गया आपको ई सेल। तो आप देख लो, एक तो ये वैल्यू निगेटिव है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कब होगी, जब भी कभी आप एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ोगे और वो बैटरी कम से कम 2.06 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगी, उसके बाद ही रिएक्शन होगी। अगर आपने ई नॉट सेल की ई सेल जो है वो 2.06 से कम दिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये है इसका इंपॉर्टेंस, कि हमें कितना है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, सो दैट दिस रिएक्शन विल हैपन। तो ये है नेसेसरी कंडीशन की कब होगी, जब आप 2.06 से ज्यादा दोगे तभी वो पूरी रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्शन बताया था, वो 1.23 लिखना है, माइनस 1.23 की जगह
और इस रिएक्शन से हमने Q निकाला। अगर ये मान लिया है प्रेशर यहाँ पे 1 atm है और ये भी 1 atm है, तो Q की वैल्यू 1, N की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट कर लिया, तो E सेल E नॉट सेल हो गया, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, E नॉट कैथोड की वैल्यू बता दी, एनोड की वैल्यू बताएं तो E सेल की वैल्यू आपको मिल गई। इंपॉर्टेंट बात है ये E सेल की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, you have to give to at least 2.06 volt। ठीक है, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कभी आपसे कोई पूछे कि भाई किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है तो आप निकाल लोगे, वो आप किसमें निकाल लोगे, वो आप एक गैल्वेनिक सेल में तो निकाल ही लोगे, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी निकाल लोगे। चलो इससे आगे चलते हैं हम। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमने समझ लिया, सेकेंड पार्ट है बी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten salt। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten salt, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां पे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटलर्जी में, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स को आप कैसे प्योर फॉर्म में, वो जो एस ब्लॉक मेटल है वो कैसे प्योर फॉर्म में निकालोगे, जैसे कॉपर की मेटलर्जी आपने देखी है, लेड की देखी होगी, आयरन की भी थोड़ा बहुत कभी देखी होगी, पढ़ी होगी, ये सब बात आपने देखी है। लेकिन अगर हम मान लो प्योर सोडियम की बात करेंगे, है ना, प्योर सोडियम फ्रॉम NaCl, तो उसमें हम सोडियम को रिड्यूस नहीं कर सकते। अभी हमने देखा बहुत आसानी से रिड्यूस होता नहीं सोडियम, सोडियम बहुत रिएक्टिव है भाई। जिंक, सॉरी आयरन, है ना, या फिर कॉपर, या फिर आपका लेड, ये सब अपने अपने मान लो ऑक्साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये सल्फाइड में CuFeH2 से है, ठीक है, और मान लो ये भी ऑक्साइड में PbO2 या फिर PbS ऐसा, तो ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो ये सारे मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है, वी आर एबल टू रिड्यूस देम, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल मेटलर्जी, बट लेकिन अगर हमें प्योर सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट का मतलब क्या है, लिक्विड बना लिया है आपने, मोल्टन है ना, मेल्ट कर लिया है। तो जो सॉलिड है, कोई भी NaCl है, कुछ भी है, उसको आपने तब तक हीट किया जब तक वो लिक्विड ना बन जाए, और उसके बाद आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन करोगे, तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे एक बात हम लिख सकते हैं कि दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड is used to get 100% pure, ठीक है, S block metals। बाकी सारे में भी हम उनको कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव मेथड होगा। जैसे ऐसा नहीं है कि हम और सारे जो ट्रांजिशन मेटल है उनके लिए नहीं कर सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन दिस मेथड वुड बी मच मोर एक्सपेंसिव, इसलिए यूज नहीं करते हैं। एस ब्लॉक मेटल्स तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको रिड्यूस करना, मतलब इनको रिड्यूस करने के लिए कोई और मेटल चाहिए होगा, वो भी एस ब्लॉक ही होगा, तब जाके ये रिड्यूस होंगे।
तो ये वाले मेथड चीप पड़ेगा बाकी कंपैरिजन टू अदर मेथड, तो ये वहां यहाँ पे यूज करते हैं। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट 100% प्योर एस ब्लॉक मेटल्स, मेटलर्जी ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, अब होगा क्या, तो यहाँ पे एनोड पे तो भाई ऑक्सीडेशन होना है, फिक्स है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कैटायन, सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन, एनायन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन ओवर हियर, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये बात भी मैं बताया। तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन ऑफ कैटायन, ये बात याद रखनी है आपको भाई। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो किसका रिडक्शन, कैटायन का। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन, एनायन का। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl। NaCl का मतलब क्या है, कैटायन इसमें क्या है, Na प्लस, और एनायन क्या है, Cl माइनस। तो क्या होगा, एड एनोड रिएक्शन क्या होगी, Cl minus will undergoes oxidation to form 2Cl2, एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया इसने। एंड एट कैथोड क्या होगा, Na plus will take 2 electrons to form Na, बस। तो ये अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, आपको Na और Cl2 मिल गए, तो क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन 2NaCl is going to get Cl2 plus 2Na, और इस तरह से आपको ये सोडियम प्योर मिल गया। ठीक है, समझ में आई बात कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है। अगर एस ब्लॉक मेटल्स हैं तो उनको हम कैसे निकालेंगे, तो वो उसके लिए यही मेथड है, मोल्टन सॉल्ट का आप इलेक्ट्रोलिसिस करो। कोई इसमें दिक्कत है, इस बात में कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो, बहुत आसान है इलेक्ट्रोलिसिस। बस यहाँ पे क्या होगा, एनायन का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, और कैटायन का रिडक्शन होगा। जनरली मेटल्स रिडक्शन में जाएंगे, है ना, और या तो नॉन मेटल्स या फिर लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑक्सीडेशन में जाएंगे। और कोई चॉइस ही नहीं है। देखो, क्या कैटायन फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, अच्छा मतलब ये चॉइस के हिसाब से भी समझते हैं। ठीक है, मान लो Na प्लस और Cl माइनस था यहाँ पे, तो Na प्लस फर्दर तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, और Cl माइनस फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो होगा क्या, उल्टा, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो कोई भी मोल्टन में दूं, आप सब में कर लोगे आप यही बात। तो जैसे अगर मैंने बोला PbBr2, मोल्टन PbBr2, तो क्या होगा, Br माइनस इज गोइंग टू बी Br2, और ब्लेड जो है Pb2 प्लस इज गोइंग टू बी Pb। सिंपल है, कैटायन रिडक्शन, एनायन ऑक्सीडेशन। अब समझते हैं, अगर हम पानी डाल दें या मिक्सचर ऑफ सॉल्ट डाल दें, मान लो मोल्टन में भी 2 डाल दिया हमने, है ना, मिक्स करके डाल दिया मान लो, ठीक है, तब क्या होगा, तब फिर कंपटीशन होगा। देन व्हाट विल हैपन, यू हैव टू चेक अकॉर्डिंग टू कंपटीशन कि भाई कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा या फिर कौन पहले रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे हमने सीखा है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कैटायन हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स से इसमें याद रख लेते हैं, नोट, if mixture of two molten salt is present, तो क्या होगा, then competition competition will takes place between ions,
तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर आपको याद रखना है कि भाई हमने एसआरबी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल्स देखे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा जिस भी मेटल का, वो सबसे पहले रिड्यूस होगा। तो एट कैथोड इन मेटल्स, इन मेटल आयन, पहले कौन जीतेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेट्स से हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से तो ये मेटल्स हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ये मतलब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें से अकॉर्डिंग टू एसआरपी वैल्यू मैंने लिख दिया है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो सबसे पहले रिड्यूस होगा। इन मेटल ये होगा रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन मेटल आयन whichever is having higher SRP value will reduce first, will reduce first। तो भाई इन सब में हमें ये बात पता चल गई कि कौन पहले, जब भी कोई कंपटीशन होगा तो आप देख लेना इस बात से। ये वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है और इसमें हम देख लेंगे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, अगर याद करने की बात होगी तो ये आपको पता है ऑलरेडी, ये एस ब्लॉक है ना, और ये आपको पता है ये ऑलरेडी लेस इलेक्ट्रॉनिक लेस रिएक्टिव मेटल्स है। तो लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो जल्दी से, है ना, रिड्यूस हो जाएंगे। हाँ बोलो बेटा लोकेश, क्या डाउट आपका। ठीक है, तो हाँ, मॉल्टन मींस लिक्विड नॉट एक्वस। एक्वस के बारे में अभी आगे बढ़े, ठीक है। मॉल्टन का मतलब क्या है, पानी में नहीं है ना, खुद में लिक्विड है। कोई भी चीज, कोई भी मेटल क्या हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है ना। हायर टेम्परेचर पे आप उसको लिक्विड बना सकते हो, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और इन एनायंस में कैसे देखेंगे, एनायंस में कैसे देखा जाएगा, जिसका एसआरबी वैल्यू सबसे कम, वो क्या होगा, सबसे पहले रिड्यूस होगा। whichever is having lower SRP value will oxidize first। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपटीशन में तो F माइनस सबसे पीछे रहेगा, ये रिड्यूस ही नहीं होना चाहेगा, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइज ही नहीं होना चाहेगा। फिर आएगा H2OA2 माइनस, ठीक है।
फिर है हमारा एफ माइनस के बाद ओ एच माइनस आप ले सकते हो यहाँ पे, फिर सी एल माइनस, फिर डी आर माइनस, फिर आई माइनस। ठीक है, इनसे क्या क्या बनता है, ओ एच माइनस से तो बनेगा ओ टू गैस, सी एल माइनस से बनेगा सी एल टू गैस, बी आर माइनस से बनेगा बी आर टू गैस, आई माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो आई टू, और एच टू ओ एट अगर रिड्यूस होगा तो बनेगा, है ना, एस ओ फोर टू माइनस, और एफ माइनस से एफ टू, ये है। यहाँ पे ऐसा भी लिख लेना एट कैथोड। ठीक है, मेटल आयन कहाँ रिड्यूस हो रहे हैं, कैथोड पे, तो एट कैथोड, ये क्या हो गया, एट एनोड। तो मैंने आपको कंपटीशन के लिए ट्रिक भी बता दी कि भाई लोअर एसआरपी वैल्यू जिसकी रहेगी, है ना, वो क्या होगा, विच विल ऑक्सीडाइज फर्स्ट। जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, दैट विल रिड्यूस फर्स्ट। जिसकी एसआरपी वैल्यू कम होगी दैट विल ऑक्सीडाइज फर्स्ट। तो ये हमने वैल्यूज लिख ली है। अच्छा, यहाँ एक एक्सेप्शन है इन दोनों में, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। राइट, ये वैल्यू, ये जो है ना एसआरपी वैल्यू के हिसाब से नहीं है, ये बस इसके हिसाब से है कि कौन पहले कंपटीशन में विन हो रहा है, ये दोनों। तो इस पे थोड़ा आगे बात करेंगे अभी थोड़ी देर। तो इसमें स्टार लगा लेना, ऐसे स्टार कुछ है मतलब इसके बारे में। अब ये कंपटीशन वाली बात पानी में भी चलेगी। बस पानी में एक बात है कि बस वाटर विल आल्सो पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, बस इतना है। ठीक है, तो जितने भी आयंस हैं वो तो रहेंगे ही, water will also compete for oxidation as well as reduction। अभी बताएंगे स्टार मार्क के बारे में। मैंने बोला यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, विल सी ओवर हियर व्हाट विल हैपन।
तो यहाँ पे SRP वैल्यू से नहीं चेक कर रहे हैं, we will see what will happen. तो let's see. अब नेक्स्ट केस है जो थर्ड हम देखेंगे वो है electrolysis of aqueous solution. या फिर यू कैन राइट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयनिक सॉल्ट इन वाटर, है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन किसका है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्ट, है ना। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्ट, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से NaBr सॉल्यूशन। तो अगर NaBr सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे वाटर, एज आई सेड कि वाटर विल आल्सो पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो क्या होगा, एट एनोड कैथोड कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। किसका कॉम्पिटिशन होगा देखते हैं। तो एनोड पे क्या क्या हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, कहा जाएगा ऑक्सीडाइज होके Br2 में, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, H2O हो सकता है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O -2 से कहा जाएगा OHO2 में, ये वाटर है। चाहे आप H2O लिख लो चाहे OH माइनस लिख लो, बात सेम। तो आपको पता है Br माइनस से Br2 और OH माइनस से O2 कौन पहले जीत रहा है यहाँ पे, who is going to win over here, Br2। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखेंगे, राइट, तो E नॉट Br माइनस से Br2 वैल्यू जो है दैट इज अराउंड समवेयर 1.06 वोल्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसकी रिडक्शन वैल्यू देखोगे O2 से H2O, तो ये आएगा 1.23 वोल्ट, ये हमने देखा है। यहाँ क्या देखा था हमने, लोअर SRP। किसका लोअर SRP वैल्यू है, इसका, तो ये जीत गया, ठीक है। वैल्यू के हिसाब से देखें तो whichever is having lower SRP value will oxidize first। अब समझते हैं कैथोड पे, कैथोड पे होगा रिडक्शन। किसका किसका रिडक्शन होगा, क्या क्या रिएक्शन होगी, तो एक हो सकता है Na प्लस विल रिड्यूस टू Na, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, Na प्लस टू Na, दैट इज -2.71। और अगर H2O रिड्यूस होगा तो वो बनाएगा H2O फ्रॉम +1, इट इज गोइंग इनटू H2, ठीक है, ओवर हियर। ठीक है, +1 से 0। तो यहाँ पर अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो H2O से जब भी H2 जाता है तो उसकी वैल्यू होती है -0.83 वोल्ट। अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में देखी थी ये वैल्यू, ठीक है। तो इनमें किसकी वैल्यू ज्यादा है ना, जिसकी SRP वैल्यू हायर वो जो है वो रिड्यूस होगा। तो किसकी वैल्यू हायर है, ये। तो हेंस अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे तो हमें Br2 गैस मिलेगी और H2 गैस मिलेगी। हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें Na नहीं मिलेगा यहाँ पे, ना ही हमें O2 मिलेगा। ये तो बस कंपटीशन के लिए लिखे हैं।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, ये हमने लिखी है एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट जब भी हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर रहे हैं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ये है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट मैंने जैसे पहले ही बताया, डजंट मैटर कि हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करना है। जो हमने ऊपर भी लिखा था अभी कंपटीशन, वहां पे भी एसआरपी वैल्यू के हिसाब से ही कंपैरिजन लिखा है। तो जिसकी एसआरपी वैल्यू कम वो ऑक्सीडाइज, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा वो रिड्यूस। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो समझ लेते हैं। ओके, तो क्या है ऐश्वर्य का डाउट, एक मिनट, एक ही बार बहुत बार लिख दिया इसने। Sir, by increasing or decreasing temperature, water pH level can be changed. So it can fast and slow electrolysis of water. नहीं, देखो, फास्ट और स्लो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो रेट है वो आपका पीएच पे डिसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू पीएच। हाँ, ई सेल चेंज हो जाएगा, रेट के बारे में सोचना पड़ेगा। रेट बॉन्ड सोडियम, सोडियम मेटल नहीं है ना, Na प्लस है, Na प्लस क्या रिएक्ट करेगा, बेचारा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। तो हाँ सर, ये Br2 से Br माइनस होगा, करेक्ट, राइट 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 राइट, Br2 से Br माइनस रिडक्शन, यस। एंड क्या पूछा है सर, बॉन्ड सोडियम, फिर वही है, मोल्टन में भी क्या होगा, Na प्लस था, Na डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे, तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं ना, हम यहाँ पे कौन सा मतलब इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, आइदर प्लेटिनम और ग्रेफाइट समथिंग, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। ऑल दीज रिएक्शंस आर हैपनिंग एट इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है वेदांत। और पूछो बेटा, लोकेश क्या है डाउट तुम्हारा, तुम मुझे मैसेज करो, ओके, मैसेज, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, कंपटीशन कैसे लिख रहे हैं, राइट। अगर यहीं पे आई विल टेक एक और एग्जांपल है, इसकी जगह NaCl सॉल्यूशन, तो इसको लिख लो, इसके बाद है NaCl सॉल्यूशन। तो जो अभी मैंने बताया आपको NaBr के लिए, सिमिलर थिंग विल हैपन फॉर NaCl। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कौन कौन एनोड के ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे Cl माइनस और वाटर, दिस कैन फॉर्म Cl2 and H2O, from here -2 it can form O2। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे तो Cl2 से Cl माइनस, that will come 1.36 वोल्ट, and E नॉट अगर हम देखेंगे O2 से H2O, then it is 1.23 वोल्ट। So thermodynamically केवल और केवल E नॉट की वैल्यू अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिकली ऑक्सीजन शुड रिलीज, है ना, O2 should
release. But the rate of release of O2 is very low. Hence, to increase the rate of rate of oxidation, increase the rate of releasing of O2 या फिर production of O2, the rate of releasing of O2, we apply external voltage या फिर potential, external potential, या फिर हम बोलेंगे apply extra potential, not external, extra potential, which is called over voltage या over potential. ठीक है, फिर से देखो, थर्मोडायनेमिकली O2 शुड रिलीज, है ना, क्योंकि इसका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज होगा, बट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ O2 इज वेरी लो. ठीक है, so hence to increase the rate of release of O2 we apply extra potential which is called over voltage, and at this potential जो extra लगाया है, chlorine also releases, and the rate of release of chlorine is higher than rate of release of oxygen. तो हम कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन की जगह क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, इसीलिए वहां पे हमने O2 के रिलीज में और क्लोरीन के रिलीज में क्लोरीन को ऊपर माना. तो यहाँ पे लिखेंगे एट दिस, इसके आगे लिखना है एट दिस ओवर वोल्टेज oxidation of Cl minus takes place, which result into release of Cl2. Rate of release of Cl2 is much higher than rate of release of O2. Hence we say chlorine will produce. तो ये है कहानी. ठीक है, क्या है कहानी, थर्मोडायनेमिकली तो ऑक्सीजन को जीतना चाहिए था, बट इसका जो काइनेटिक्स है, मतलब जो भी मैकेनिज्म के थ्रू ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो वाली जो काइनेटिक्स है वो बहुत स्लो है. आपने क्या किया, इसको फास्ट करने के लिए थोड़ा पोटेंशियल निकाला, लेकिन इस पोटेंशियल पे ये भी ऑक्सीडाइज होने लग गया, तो ये ऑक्सीडाइज होने लग गया तो क्लोरीन निकलने लग जाएगा, और क्लोरीन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो हम कहते हैं कि hence we say chlorine will produce. ठीक है, ये लिखा है एट दिस ओवर वोल्टेज ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस टेक्स प्लेस व्हिच रिजल्ट्स इनटू रिलीज ऑफ क्लोरीन. अब कैथोड पे क्या है, कैथोड पे सेम कहानी, तो यहाँ पे इसको लिख लेना हाई, है ना, और ये एक्सेप्शन है, इसको स्टार बना देना, और कैथोड पे तो सेम कहानी है, Na प्लस से Na एंड H2O से H2, कौन जीतेगा, H2 जीतेगा. ठीक है, वैल्यू लिखनी हो तो वैल्यू लिख लो, दोबारा याद हो जाएगी, -2.71 वोल्ट A0 H2O से H2 -0.83 वोल्ट.
नहीं ये स्लोप क्यों है ये तो नहीं बता सकते। लेट्स से काइनेटिक्स में जैसा रेट होता है ना, हमने अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, तो सबका रेट कांस्टेंट आता है अलग अलग, हर रिएक्शन का रेट है। वी कैन नॉट से कि सर इसका ज्यादा क्यों और इसका कम क्यों। हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी इन मॉलिक्यूलर लेवल व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड ऑनेस्टली बस इसको ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, ये ठीक है, ओवर वोल्टेज का केस है, तो यहाँ पे क्लोरीन जीत जाएगा ऑक्सीजन से, बस इतना याद रखना। हाँ ये ऑब्वियसली ये जब रिएक्शन हो रही है तो वी आर एबल टू सी ना कि भाई अगर हमने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इसके हिसाब से लगाया, ई सेल जो है वो हमने इसके हिसाब से लगाया 1.23 और 0.83 2.06 लगाया, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। देन वी आर एबल टू सी अच्छा क्या रेट ऑफ रिएक्शन आएगा 2.06 वोल्ट पे। जब हम वो एक्सटर्नल वोल्टेज 1.36 और 0.83 के हिसाब से निकालेंगे, 2.19 के आसपास लगाएंगे, तब तो हमें क्लोरीन मिलना चालू। चलो, तो इसमें अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन पूछी जाए, क्योंकि इसकी ओवरऑल रिएक्शन भी पूछते हैं, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, अच्छा ये जो H2 में गया, तो इसकी रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी, 2H2O obviously, and that is going to be OH minus plus 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रिडक्शन ये लिख लो। तो अब हम रिएक्शन में देख सकते हैं, राइट, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, एट एनोड 2Cl minus is going into Cl2 plus 2 electron, and at cathode, right, this is going to be 2H2O, 2 electrons will give H2 plus 2OH minus over here। तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन हो गई, एट कैथोड रिएक्शन हुई 2H2O gives H2 plus 2OH minus plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लिख लोगे, दिस इज कैंसिल, तो आपको मिला 2H2O plus 2Cl minus gives Cl2 plus H2 plus 2OH minus। तो एक ये भी पूछते हैं कभी कभी कि क्लोरीन कहाँ मिलेगा, एनोड पे, है ना, क्लोरीन आपको कहाँ पे रिलीज हुआ, एनोड पे, H2 कहाँ रिलीज हुआ, कैथोड पे। और ओवरऑल इन दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू OH माइनस, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द pH ऑफ रिएक्शन, ना pH ऑफ सॉल्यूशन विद टाइम विल इंक्रीज, हेंस pH ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज विद टाइम। ये OH माइनस दे रहा है,
एंड इसको एक और लिख सकते हैं इसमें रिएक्शन, इसको ओवरऑल ऐसे भी लिख सकते हैं 2H2O plus 2 NaCl gives Cl2 plus H2 plus 2 NaOH। तो ये वाली रिएक्शन, this reaction is also used in manufacturing of NaOH. This reaction is also used in manufacturing of NaOH। ठीक है, तो ये NaOH बनाने का तरीका भी है। ठीक है, आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओ NaCl सॉल्यूशन की, आपको NaOH मिलेगा। यस, बोलो सर अनीश। सर वो आप बता सकते हो कि वो थर्मोडायनेमिकली O2 शुड बी रिलीज क्यों होगा? क्या? थर्मोडायनेमिकली O2 क्यों रिलीज होना चाहिए, वो नहीं समझा। क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर SRP वैल्यू कम है हाँ, तो ऑक्सीडेशन होगा। तो 1.23 और 1.36 में कम कौन है? 1.23, इसलिए। तो फिर अच्छा, फिर वो थर्मोडायनेमिक से कैसे रिलेटेड हुआ? थर्मोडायनेमिक्स से ई सेल डेल्टा जी से रिलेटेड होता है ना, वैसे इलेक्ट्रोड अच्छा पोटेंशियल क्या होगा? डेल्टा जी से रिलेट करेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उससे थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है। हाँ। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है देव ने, पीएच क्यों इंक्रीज हो रहा है? भाई ये OH माइनस रिलीज कर रहा है ना, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होती जा रही है OH माइनस बनता जा रहा है। ये क्लोरीन और हाइड्रोजन तो गैस बन के उड़ जाएंगे, क्या बचा रहेगा? NaOH। ठीक है, चलो आगे इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं थ्योरेटिकल कि एनोड पे बताओ क्या हो रहा होगा, कैथोड पे क्या रिलीज होगा, विद टाइम पीएच चेंज होगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये सब चलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 solution, aqueous CuSO4 solution। अब इसमें दो केसेस हैं, ए यूजिंग पैसिव इलेक्ट्रोड, जो तक अभी तक हम देख रहे थे, जैसे पैसिव इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं कर सकता रिएक्शन में, तो जैसे एग्जांपल ग्रेफाइट और प्लेटिनम। तो क्या होगा? फिर से वही बात, लिख लो भाई एनोड और कैथोड को,
कौन है कंपटीशन में देख लो। तो अब यहाँ कंपटीशन में कौन कौन है, यहाँ कंपटीशन में है SO4 2 माइनस, which is right is going to sorry तो जो हमने लिखा था वहां पे उल्टा लिखना, सॉरी मैंने जब F माइनस लिखा था ना तो मैंने H2O8 लिखा था, तो आपको लिखना है SO4 2 माइनस which will go into H2O8 2 माइनस, वहां पे उल्टा लिखना है। SO4 2 माइनस किस में जाएगा ऑक्सीडाइज होके H2O8 2 माइनस में, तो रिएक्शन में लिख लो, दो सल्फर है 2 हो गए, ऑक्सीजन 8 है 8 हो गए, टोटल चार्ज 4 माइनस का होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये कॉम्पिटिशन में बना, ठीक है। कहाँ चेंज करना है, जब हमने आयंस लिखा था ना तो वहां पे H2O8 और SO4 लिखा है, शायद उल्टा लिख लेना, SO4 is going into H2O8। ये वाली रिएक्शन है, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ S रिडक्शन लिखना है ना, SO8 2 माइनस SO4 2 माइनस गिव्स 2.05 वोल्ट। कंपटीशन में कौन है यहाँ पे, कंपटीशन में है यहाँ पे वाटर H2O, क्या होगा -2 से ये जाएगा O2 में, ठीक है 0। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन लिखेंगे, जैसे इसकी फुल रिएक्शन लिख लें तो ऐसा हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन एंड ये 4, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो O2 से H2O इज गोइंग टू बी 1.23 वोल्ट। अब इसमें कौन ज्यादा है, इसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है 1.23 और 2.05, तो फिर वो मैंने आपको सीक्वेंस बताया भी था, OH माइनस Cl माइनस में ही बस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, ये जीतेगा, ठीक है, ये वाली रिएक्शन होगी। अब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, किस किस का रिडक्शन हो सकता है, Cu2 प्लस का रिडक्शन हो सकता है किसमें, Cu में। इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, E नॉट Cu2 प्लस टू Cu इज 0.34 वोल्ट, ये आपको पता है। E नॉट Cu2 प्लस है, Cu कितना है 0.34 वोल्ट, और अभी मैंने जो लिखा है H2O से OH H2 +1 से 0, इसका क्या है -0.83 वोल्ट, जिसका ज्यादा वो जीतेगा, कौन जीतेगा, कॉपर। यहाँ जिसका जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम वो जीतेगा, तो यहाँ पे ये बोल्ट लिखा है, ठीक है बोल्ट, और ये सही का साइन है, ओके। तो आपको पता चल गया भाई कंपटीशन में कौन जीतने वाला है। ये सारी मैं एक एक करके रिएक्शन बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट तुमको ये रिएक्शन जो डर ना लगे, ठीक है। वैसे तो मैं एक ही बात में जो मैंने शुरुआत में लिखा है उसी से बता सकता था कि अच्छा देखो यहाँ पे और इसमें कौन जीतेगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, कैसे O2 और यहाँ पे कॉपर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ना ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा वो रिड्यूस, जिसका कम वो ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो समझते हैं इसमें। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, यहाँ कॉपर मिलेगा रिड्यूस होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये कभी कभी पूछते हैं क्या मिलेगा एनोड पे, क्या मिलेगा कैथोड पे, ये याद रखना, ठीक है। दिस गोइंग टू बी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे रिएक्शन, तो ये हो जाएगा CuSO4 2CuSO4, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 4 चाहिए, तो 2CuSO4 is going to give plus 2H2O is going to give 2Cu plus O2 plus
2H2SO4, ये आ गया आपका। ठीक है, ये होगी ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें H2SO4 मिल रहा है, तो क्या होगा, pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस यहाँ पे। नेक्स्ट केस है बी, यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉपर खुद में इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड। अब आपने प्लेटिनम और ग्रेफाइट की जगह कॉपर इलेक्ट्रोड को ले लिया, तो फिर एनोड और कैथोड, अब मैं बस वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर SO4 जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो ये आ गई H2OH 2 माइनस से SO4 2 माइनस, दैट इज 2.05, ठीक है। सबका रिडक्शन वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे E नॉट O2 से रिडक्शन H2O, ये आ गया 1.23 वोल्ट। और कॉपर, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज, कॉपर इलेक्ट्रोड भी ऑक्सीडाइज हो सकता है Cu से Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस से Cu, सॉरी, ठीक है। तो एक कॉम्पिटिशन में कॉपर भी आ गया 0.34 वोल्ट। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज होगा, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर विल ऑक्सीडाइज, ठीक है। जैसे ही आपने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, फिर क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज होगा। और यहाँ तो हमने अभी लिखा ही है, E नॉट Cu2 प्लस से Cu, ये भी 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे E नॉट H2O से H2, ठीक है, दैट इज माइनस 0.83 वोल्ट। तो ये रिड्यूस होगा, तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ही रिड्यूस होगा यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ही रिड्यूस होगा। तो ये कहाँ यूज करते हैं, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये यूज होता है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ड्यूरिंग द मेटलर्जी हम जब कॉपर बना लेते हैं, तो लास्ट में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड वेयर, इन रिफाइनिंग ऑफ this method is used in refining of copper। कहाँ पे, कॉपर की मेटलर्जी में। हो क्या रहा है, इमेजिन करो, ठीक है। एक जो तुमने अभी बनाया मेटलर्जी के बाद, वो पूरा का पूरा प्योर तो है नहीं, है ना, उसको आपको और रिफाइन करना है। तो जो आपने अभी कॉपर मेटलर्जी से स्मेल्टिंग के बाद रिड्यूस करके जो भी बनाया, वो आपने एज ए एनोड ले लिया, बड़ा सा मोटा सा जो भी है, ठीक है, ये हो गया आपका एनोड। यहां से क्या होगा, कॉपर खुद में ये जो है इम्प्योर, ये क्या होता है, एनोड जो होता है वो इम्प्योर होता है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनोड क्या होगा, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर, ठीक है। उसमें थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी इम्प्योरिटी हो सकती है, मान लो 98% कॉपर है प्योर, 2% इम्प्योरिटी, बट आप चाहते हो और रिफाइन चाहते हो आप, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होगा, कॉपर जो है यहाँ से
पानी में कूदेगा, है ना, ऑक्सीडेशन Cu2+। और एक बहुत पतला सा आपने बिल्कुल एनोड ले लिया, कैथोड सॉरी, बहुत पतला सा आपने कैथोड ले लिया, तो कैथोड क्या होगा, बिल्कुल अल्ट्रा प्योर जो भी है, राइट। तो ये आपका कैथोड है। ये Cu2+ ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में गया और ये Cu2+ रिड्यूस होके कहाँ होगा, इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो विद द टाइम धीरे धीरे क्या होगा, ये इधर पानी में कूदते 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 खत्म होता जाएगा और ये डिपॉजिट होके मोटा होता जाएगा, ठीक है। जो और सारे आयंस होंगे वो अपार्ट फ्रॉम कॉपर, जो जो भी है ना आयंस होंगे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन में। तो ऐसे रिएक्शन होती रहेगी। हेलो, हाँ बोले बेटा। सर हाँ सर इसमें जो कैथोड है वो सिर्फ कॉपर ही होगा ना? हाँ, सब कॉपर ही है। एनोड और कैथोड दोनों? आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई और इनर्ट भी ले सकते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपको किसी के हाँ ऊपर कॉपर सर, डिपॉजिट वही कराना है, डाउट था कि कोई और भी मेटल हो हाँ सकता ले है। सकते हैं, ले सकते हैं। सर जैसे प्लैटिनम वैसा इनर्ट? हाँ ओके ठीक है, ओके। लेकिन जनरली कॉपर लेते हैं क्योंकि हमें कॉपर प्योर चाहिए ना, पूरा का पूरा, जो वायर आगे हमें वायरिंग में कहीं यूज कर सके, कहीं कहीं पे चाहिए होता है ना कि हाँ बिल्कुल प्योर कॉपर हमें चाहिए होता है, तो वहां पे। ओके। हाँ थैंक यू सर। ठीक है, तो ये तो है इस वाले में। अभी मेरे हिसाब से मैंने इतने सारे केसेस बताए, तो आपको ये कंपटीशन वाली बात समझ में आ गई होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम ऑक्सीडाइज, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रिड्यूस, ठीक है, बस यही देखना है। इनके अमॉन्ग द कंपटीशन देख लो, कौन ज्यादा कौन कम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसमें पहला है ए, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन में क्या होता है, एनोड में मैं बस ये रिएक्शन लिख रहा हूँ कि कौन कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। तो ये डाइल्यूट है तो इसमें कंसंट्रेशन कम है, SO4 2- और H2O में कौन जाएगा, H2O क्या देगा, O2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन होगी नहीं, तो ये रिएक्शन होगी। और अगर हम, क्योंकि ये H+ आयन कंसंट्रेशन है बट ये बहुत कम है, तो एनीवे H+ से भी क्या होगा, H2 होगा, राइट। अगर ये बहुत कम है, राइट, इफ वेरी डाइल्यूटेड H2O H2SO4 solution taken, ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा H2SO4 सॉल्यूशन लिया डाइल्यूटेड, तो फिर ये H+ आयन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, पहले H2 में रिड्यूस हो गए, तो फिर बाद में ये H2 ही चलेगा, ये H2O ही ऑक्सीडाइज होगा, H2O ही रिड्यूस होगा। If very dilute H2SO4 solution taken, then H2O will reduce as few H+ ion are present, few H+ ion are present। तो कुल मिला के आपको इसमें आप यहाँ देख लो, H+ दोनों जगह H2 ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे H+ जब बहुत थोड़े हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा जल्दी से, फिर ये रिड्यूस होने लग जाएगा। तो ये अभी मैं यहाँ पे इसको सही कर राइट कर देता हूँ। एनीवे आपको ये याद रखना क्या क्या मिलेगा, तो H2 और O2 गैस मिलेगी। तो ये एक तरह से ये क्या है, सिमिलर टू दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
क्योंकि वाटर ही रिड्यूस हो रहा है, वाटर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वाटर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर ही रिड्यूस हो रहा है। ये क्या लिखा है मैंने फिर से पढ़ देता हूं मैं यहाँ पे, a very dilute H2SO4 solution taken, then H2O will reduce as few H plus ion are present. सर हाँ सर जो प्योर H2O होता है वो तो मतलब इतना कंडक्ट नहीं करता है ना, तो फिर हाँ, तो H2SO4 सॉल्यूशन है ना ये। नहीं, मतलब कोई इम्प्योरिटी डालने की वजह से क्या उसका रेट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है? हाँ, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा भाई। अब आसानी से चार्ज फ्लो हो पाएगा ना, पहले वाटर में इतने आयन ही नहीं थे कि वो चार्ज को कैरी कर सके, कैरियर ही नहीं, नहीं है। पर अगर मतलब कोई सॉल्ट वगैरह भी डाला तो वैसे इम्प्योरिटी की वजह से भी क्या बढ़ सकता है बढ़ डिसोसिएशन? सकता है बिल्कुल बेटा, क्यों आयंस भी क्या है एक तरह से, राइट। अभी अभी आपको ये बात पता है कि मतलब NaCl को छोड़ दिया जाए, मतलब वैसे लिया जाए कोई, तो आपको ये बात पता है आयनिक आयनिक कंपाउंड में हमने बताया था कि सॉल्ट के सोल्यूशन के कारण भी पीएच चेंज होता है ना। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कारण एसिडिक या बेसिक रहेगा, तो H प्लस और OH माइनस रहेंगे, तो उनके कारण क्या होगा, है ना, चार्ज कैरी होगा H प्लस और OH माइनस। समझ में आया? यस सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। कैथोड नहीं समझा, हाँ ये समझ लो। पहले ये देख लो H प्लस जो है ना वो H2 में है ना रिड्यूस हो सकता है, H2O भी H2 में रिड्यूस हो सकता है। बट क्या होता है कि अगर डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन है, काफी डाइल्यूटेड है, तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, प्रोलॉन्ग के लिए फिर ये H2 होगा, तो फिर वो H2O रिड्यूस होगा H2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वेरी डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन टेकन देन H2O will reduce as few H plus ion are present। तो ये थोड़े से ही हैं, तो इनसे ये तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, रिड्यूस हो गए, तो फिर ये रह जाएगा, ये फिर ये रिड्यूस होगा, इसलिए H2O को लिखा। B, कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन एंड काफी कंसंट्रेटेड है। ठीक है, B है कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। ये कहां पे रिएक्शन यूज होती है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ H2O2, preparation of H2O2। तो जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 आयन ले रहे हैं, तो वी आर सेइंग कि बहुत कम वाटर प्रेजेंट है, वेरी लेस वाटर इज प्रेजेंट। So we are assuming that and we are saying कि very less amount of water is present। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, SO4 2 minus is going into H2A OA 2 minus plus 2 इलेक्ट्रॉन, यही वाला रिएक्शन होगा। इसको समझ लेते हैं कि यहाँ SO4 जो है वो इस तरह से है, all oxygen are in -2 oxidation state and that is going into S2O8 minus। तो यहाँ पे peroxide ऑक्सीजन जो है वो -1 में चला गया, तो -2 से ऑक्सीजन जो है -1 में चला गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ये याद रखना। दिस इज बिकॉज नॉर्मल ऑक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, ऑक्साइड जो है वो -2 से पेरोक्साइड -1 में गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
और एनीवे चार्ज से भी समझ सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं इसलिए ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, यही रिएक्शन होगी। और यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, H प्लस विल अंडरगो रिडक्शन। तो इसको समझते हैं कि इन दिस मेथड राइट, यहाँ पे टू ओवरऑल रिएक्शन क्या है, टू H2SO4 is going to form H2 plus H2S2O8, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। ये थोड़ा और मैं बता दे रहा हूं आगे के लिए, ये रिएक्शन पूछी जाती है कि मार्शल एसिड की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इनऑर्गेनिक में पूछा गया है। इसके बाद H2O2 बनता कैसे वो बता रहा हूं। तो पहले H2S2O8 की वाटर से रिएक्शन होती है, अब ये बन गया, हमने निकाल लिया यहाँ से, इसके साथ वाटर से रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे H2SO4 प्लस H2SO5 बनता है सबसे पहले, H2SO4 प्लस H2SO5, कैसे, ऐसे। यहां बॉन्ड टूटता है, तो इधर मिलेगा OH, इधर मिलेगा H, तो क्या बनेगा, इसको अगर मैं तोड़ दूंगा राइट, ब्लू से लिख देता हूं यहाँ पे, ये हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मार्शल एसिड। तो ये क्या है, जब ये ऐसे ब्रेक होगा तो ये बनेगा, OH इधर डाल देंगे तो ये H2SO4 बनेगा, H2 एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन, 1 2 3 4 H2SO4, और यहाँ हाइड्रोजन आएगा तो ये आएगा H2SO5, तो ये कायरोस एसिड आ गया। फिर जब H2SO5 फिर दोबारा हाइड्रोलिसिस में जाता है, फिर ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा, तब ये बनाता है H2O2, ये पेरोक्साइड लिंकेज हट जाएगा यहाँ से, और H2SO4, so we are able to get H2SO4। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक IIT में आया था क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था मार्शल एसिड की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, तो वहां पे जिसने डायरेक्ट H2SO4 लिख दिया था आंसर गलत हो गया था। आपको याद रखना है, पहले कायरोस एसिड बनेगा फिर दोबारा H2SO4 बनेगा, और यहाँ से हमें ये H2O2 ये प्रिपरेशन में हमें आगे काम आएगा, मिल गया। तो भाई ये तो थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जो कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री में दोबारा देखेंगे, ठीक है, ये आती जाती रहेंगी ये वाली रिएक्शंस, केमिस्ट्री रिलेट करते रहेंगे, जैसे हमने यहाँ बहुत सारे रिलेशन देखे और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देखी यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसा होता रहेगा राइट। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लास्ट पार्ट पे, वो है फेराडेज लॉ। बहुत सिंपल से लॉ है, सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं, कैलकुलेटिव, अगर इलेक्ट्रोलिसिस से आएंगे तो फेराडेज लॉ से ही आएंगे क्वेश्चन। तो ये कुछ नहीं है, इसमें हम बस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे फेराडेज लॉ में हर जगह पे, बट लॉ क्या है कि
अमाउंट है ना precipitated or formed amount of metal deposit is proportional to charge supplied ये फर्स्ट लॉ है, फैराडेज लॉ में फर्स्ट लॉ है, amount of metal deposit is proportional to charge supplied in electrolysis. तो अभी हमें ये बात पता है कि मेटल जो है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है, कैथोड पे, राइट, मेटल आयंस आर गोइंग टू रिड्यूस, मतलब मेटल नहीं, मेटल आयंस आर रिड्यूसिंग। तो आप क्या करो, ये मैं रब कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, सबका हो गया, कोई लिख तो नहीं रहा है? चलो लिख लो। ओके चलो, आई थिंक अब लिख लिया होगा। अमाउंट का मतलब यहाँ पे वेट है, तो यहाँ पे वेट लिख लेना, अमाउंट और की जगह यहाँ वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड इन इलेक्ट्रोलिसिस। तो समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है, W इज प्रोपोर्शनल टू Q, और टोटल चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज is equals to Q is equals to I into T if efficiency is 100%, is 100%, ठीक है। इफिशियंसी की बात बाद में रखेंगे, चलो समझा देंगे। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो ये आ गया आपका, राइट, क्योंकि इफिशियंसी Q से रिलेटेड है, I एंड T से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q इक्वल टू I इंटू
टी, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल्स टू W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। ठीक है, टी यहाँ पे क्या है, टाइम, टी इज टाइम इन सेकेंड, ठीक है, एंड I इज करंट, आपको पता ही है, इन एम्पियर। ठीक है, तो W is proportional to I into T and W is equals to ZIT, where Z is electrochemical equivalent। तो ये तो एक तरीका है समझने का इसको, फॉर्मूले को, W is equals to Z into I into T। बट मुझे दूसरे मेथड से चीजें थोड़ी आसान लगती हैं, तो मैं दूसरा वाला मेथड भी बता देता हूँ। तो क्या है दूसरा वाला मेथड, सेकेंड मेथड। अगर मान लो कोई मेटल लिखा हुआ है, लेट्स से Cu2 प्लस इज गोइंग इनटू Cu, तो आप क्या लिखो, इसको बैलेंस लिख लो, कर लो। तो आपको मोल रिलेशन पता चल जाएगा कि 1 मोल Cu2 प्लस रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 2 फेराडे चार्ज। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, जैसे कोई भी रिएक्शन लिखी हो उसके लिए लिख लो, जैसे एल्यूमिनियम लिखा हो तो 3 लिख लो, Ag लिखा हो तो 1 लिख लो। अब ये रिलेशन मिल गया 1 से 2 फेराडे। तो आपको क्या पता चल जाएगा, मान लो आपको चार्ज दे रखा है x फेराडे। अच्छा, फेराडे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, है ना, फेराडे इज इक्वल्स टू जो भी आएगा I इंटू टी डिवाइड बाई 96,500। I इंटू टी क्या बनेगा, कूलम, कूलम डिवाइड बाई 96,500। ठीक है, तो कूलम कूलम कट जाएगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ फेराडे। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन पता है, एक मोल से, ये एक मोल के लिए 2 फेराडे चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ फेराडे जो है आपके वो चार्ज या फिर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x है, तो x से आपको बदल जाएगा, x/2 चाहिए मिलेगा, x की वैल्यू लगा दो, यहाँ पे पुट कर दो, मोल्स मिल गए, मोल्स से मास मिल गया। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं सेकेंड मेथड। दिस इज सेकेंड मेथड इज मोल कॉन्सेप्ट। कोई भी मेटल है उसका आप रिडक्शन रिएक्शन लिख लो, then you can write what is stoichiometry here, 1 mole Cu2 plus will be get by 2 mole of electron। 2 mole of electron का मतलब क्या है, 2 फेराडे चार्ज, 2 फेराडे चार्ज। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई 1 मोल का मास। तो यहाँ पे क्या हुआ, गिवन चार्ज डिवाइड बाई 1 मोल का चार्ज, 1 मोल का चार्ज कितना है, 96,500। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल देते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फेराडे का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसा होगा, गिवन चार्ज डिवाइड बाई 1 मोल का चार्ज। 1 मोल का चार्ज क्या है, 96,500। तो इससे x की वैल्यू निकल आई और आप x का रिलेशन निकाल लो। तो 2 फेराडे मिला, तो x फेराडे से कितना मिल जाएगा, ये x/2 मोल्स। x की वैल्यू रखो यहाँ पे, आंसर। ठीक है, तो अभी इसको आगे लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, आगे एक और बार लिखेंगे। तो लेट्स से यू कैन सॉल्व फ्रॉम हियर। I मतलब है करंट इन एम्पियर। तो यहाँ पे लेट्स से ये x मिल गया, सो 1 मोल, राइट,
copper या 1 mole CO2 plus है ना will be deposited due to 2 Faraday. ये फिर से लिख रहा हूं मैं, तो x से मिलेगा x/2 and mass of CO2 plus हम निकाल लेंगे W is equals to, ठीक है, W is going to be x/2 number of moles into a mass of Cu into 63.5, that is molar mass. तो ये तो हो गया मोल मास, आपको W निकल गया। हमेशा ये इस तरह से आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। अब बात आती है ये फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। तो फॉर्मूले के लिए चाहे तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा लो या फिर मोल कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है। तो यहाँ W जो लिखा था वो क्या लिखा हुआ है, x क्या है, x की वैल्यू है I इंटू टी डिवाइड बाई 96,500 x की वैल्यू, और ये जो लिखा हुआ है दैट इज 63.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट। तो W क्या बन गया आपका, E डिवाइड बाई 96,500 इंटू I इंटू टी। ठीक है, फिर से सुनो क्या लिखा, x की वैल्यू क्या है, I इंटू टी डिवाइड बाई 96,500 हमने लिख दी, और 63.2 क्या है, मोलर मास डिवाइड बाई यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर कितना है, वैलेंसी वेक्टर 2, दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट। तो E डिवाइड बाई 96,500 इसको बोलते हैं Z। तो फॉर्मूला वही फॉर्मूला आपका बन गया, आप चाहे कैसे भी निकाल लो, ठीक है। तो W हेंस W इज इक्वल्स टू E बाई, अच्छा हाँ, एंड E बाई 96,500 क्या है यहाँ पे Z, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। तो ये क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू Z इंटू I। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले में इंटरेस्ट, हम फॉर्मूले में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें तो बस मास निकालना होगा, तो हम मास ऐसे निकाल लेंगे हमेशा। पहले आप निकालो कितने नंबर ऑफ आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, उससे आप यहाँ Cu निकालो और सीधे मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बस उसको लगाना है बस। रिएक्शन लिखो और इससे हिसाब से निकालो बस। हाँ, कभी कभी आपको यहाँ पे I इंटू टी की थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, तो वहां ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप इसे 96,000 ले लेना अप्रोक्सीमेशन में। यहाँ पे लिख लेना E इज इक्विवेलेंट वेट, E इज इक्विवेलेंट वेट। तो अगर कोई और मेटल होगा तो उसके लिए होगा। अब फैराडे का दूसरा लॉ क्या है वो भी देख लो। फैराडेज सेकेंड लॉ, अगर इक्वल अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी दें, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ electricity is applied in deposition of two metals, then weight ratio will be ratio of equivalent weights। तो ठीक है, क्या होगा, W1 is equals to Z1 I into T, W2 is equals to Z2 I into T।
W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Z1 I इंटू टी, W2 इज इक्वल टू Z2 I इंटू टी। तो बस W1 बाई W2 IT कट हो जाएगा, Z1 बाई Z2, और Z क्या है E1 बाई 96,500, E2 बाई 96,500। तो बस उसको हम लिख लेंगे। तो हेंस W1 by W2 is equals to Z1 by Z2, that is equals to E1 by E2। बस आंसर, ये कुछ नहीं है। मास का रेशियो पूछेंगे कभी कभी, आप वही अपना सेम कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है। CO2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन, कहीं पे लिखा है Al3 प्लस से 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फिक्स दे रखी होगी, तो यहाँ पे x/2 मोल मिलेगा, यहाँ पे x/3 मोल मिलेगा, ठीक है। आप मास निकाल लेना इनटू मोलर मास करके, ठीक है। तो ऐसा आप ये वाला मेथड लगाना, ये तो बस मैंने प्रूफ करने के लिए लॉ क्या होता है वो बस ये फॉर्मूले बताए हुए हैं। मुझे मोल कॉन्सेप्ट आसान लगता है तो मैं मोल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, और आप लोग भी अपने अपने हिसाब से देख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या फिर मोल कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है। ये फैराडेज लॉ है। अब इसमें इफिशियंसी का क्या चक्कर है कि कभी कभी हम बोलेंगे कि देखो भाई सारा का सारा जितना चार्ज दिया है ना वो सब यूजफुल नहीं हुआ, हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस का इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा फॉल्टी है। आपने 100 कूलॉम चार्ज दिया लेकिन भाई 80 यूज हुआ, तो वो इफिशियंसी का आ जाएगा। तो आप इफेक्टिव चार्ज निकाल लेना वहां पे, ठीक है। ये जो I इंटू टी है वो डायरेक्ट नहीं लगेगा, उसमें n से मल्टीप्लाई होगा इफिशिएंट चार्ज। हाँ, वैलेंसी वेक्टर ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंसी वेक्टर से हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम जो 2 लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं वो क्या है अकॉर्डिंग टू चार्ज ही तो लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मिथ का क्वेश्चन है कि सर इज डायरेक्टली रिटन एज मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वैलेंसी वेक्टर है उस आयन का, तो क्या हो गया मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी वेक्टर क्या होता है इक्विवेलेंट मास। तो अभी मैं ये बोल रहा था कि अगर, हाँ बेटा मैंने इसकी रिकॉर्डिंग बनाई है, वी विल अपलोड, ठीक है। अभी हाँ मैं ये बोल रहा था अगर मान लो मैंने इफिशियंसी इज गिवन, ठीक है, यहाँ पे एक नोट करके लिख देते हैं, efficiency of electrolysis is given, let's say eta, ठीक है। तो चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, फॉर रिडक्शन क्या होगा, है ना, परसेंटेज इफिशियंसी लेट्स से दे रखी हो, राइट, परसेंटेज इफिशियंसी। तो आप क्या करोगे चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू Q स्टार लेट्स से eta into I into T डिवाइड बाई 100। मान लो 100 कूलम दिया आपने चार्ज, लेकिन 100 का 100 यूज नहीं हुआ, 80% ही यूज हुआ, तो ये अपने आप 80 आ जाएगा। बस ये आपको पता चल गया यहाँ पे Q की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, फॉर्मूले में चाहे वहां पे पुट कर दो डायरेक्टली जो हमने मोल्स निकाले थे, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में। तो आप बोलोगे भाई 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 80 कूलम का मतलब क्या हो गया 80 डिवाइड बाय 96,500 से कितने बनेंगे, तो यू विल राइट द रिलेशन, ठीक है। ये हो गया एफिशिएंसी और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस खत्म। तो अब क्या करना है, अब भाई सब सॉल्व करना है आप लोगों को, इलेक्ट्रोलिसिस तक पूरा सॉल्व होना है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क बता दे रहा हूँ,